सभी का अपना अपना जो बहुमूल्य समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं बता दूं कि आज बहुत ही बढ़िया दिन है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे है। एक छोटा सा किस्सा है उसके बारे में कि 1940 से 44 में वर्ल्ड वार हुआ था, उसके कारण से ओलंपिक्स नहीं हो पाया था, उस साल में नहीं हो पाया था। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की गई थी 23 जून 1894 को, और उस दिन से आज तक हम लोग ओलंपिक्स डे मनाते हैं। तो आज ये बहुत ही बढ़िया दिन है जब हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ फिटनेस के बारे में। हम मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत कुछ जानने के लिए आज है यहाँ पे। हमारे बीच में हमारे साथ हैं मेरे गुरु भी बोल सकते हैं, अवतार सर है। जो सबसे पहले मैंने जब स्पेशल ओलंपिक्स में कदम रखा था, तो जो मुझे ट्रेनिंग दी थी जिन्होंने, वो अवतार सर ही हैं। उन्हीं के अंडर में मैंने एसीटीसी किया था, और अभी तक जो भी स्पेशल ओलंपिक्स में हूँ तो उनके बताए हुए रास्तों पे चलता आ रहा हूँ। तो बस इनके बारे में क्या बताऊं मैं। बहुत ही लंबा चौड़ा इनका कह सकते हैं उपलब्धियां हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हैं सर की। ये है फाउंडर है जमशेदपुर बेस्ड एक एनजीओ है जीविका, जो कि इंटेलेक्चुअली चाइल्ड पर्सन्स के लिए काम करती है, उसके फाउंडर है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इन्होंने पास किया है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग कोर्स किया है लंदन से 1977 में। सोच लीजिए उस समय तो कंप्यूटर के बारे में हम लोग कुछ पता भी नहीं होगा, या हम तो पैदा भी नहीं लिए थे उस समय की ये बात है। और बीएससी किया है इन्होंने रांची यूनिवर्सिटी 1978 में। क्वालिफिकेशन जो स्पोर्ट्स में अगर इनकी बात की जाए तो सर एनआईएस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से इन्होंने फर्स्ट क्लास डिग्री से साइकिलिंग में कोचिंग डिप्लोमा किया है पटियाला से 1983 और 84 में इन्होंने किया है। ये डिप्लोमा भी है, इन्होंने एडवांस कोचिंग किया है जर्मनी से साइकिलिंग में ही एफआईए से, जो कि 1988 में किया है। इन्होंने इंटरनेशनल कोच एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अंडर द इंटरनेशनल इंस्पिरेशन प्रोग्राम को भी पास किया है 2019 में। और ये इकलौते ट्रेनर है एशिया से जिनको इनवाइट किया गया था साइकिलिंग टेक्निकल ऑफिशियल्स के लिए। 3 बार किया गया है 2007 वर्ल्ड समर गेम्स में, और संघाई 2015 में, लॉस एंजलिस 2019 में, और अबू धाबी में भी जो अभी हाल में 2019 में हुआ था, उस अबू धाबी वाले में भी उनको बुलाया गया था, जो स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसकी तरफ से। सिक्किम, असम और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में 2004 से पहले किसी को कुछ नहीं पता था, वहां पे भी उन्होंने स्पेशल ओलंपिक्स की शुरुआत की। और जैसे मेरे जैसे बहुत सारे कोचेस को, इवन एथलीट्स को इन्होंने तैयार किया है कैसे भी करके, और अपने बलबूते से। इनको कोई ऐसा नहीं था कि इनको कुछ पैसा मिल रहा है, ये वॉलेंटरी इन्होंने किया है। तो ये बहुत ही प्रशंसा के पात्र है सर। और कोचिंग पास करने के बाद, डिप्लोमा कोचिंग एनएसएनआईएस से करने के बाद, अभी ये जर्मनी और मलेशिया में भी कोचिंग दे चुके हैं इंटेलेक्चुअली चैलेंज जो एथलीट्स हैं उनको, वो भी ऑनरेरी बेसिस में। अगर इनके स्पोर्ट्स मेरिट्स की बात की जाए, जो खेल में इनकी उपलब्धियां, तो वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही वास्ट है। हम लोग कुछ नहीं है सर के सामने। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें आपने टाइम दिया है सर मेरी रिक्वेस्ट पे। ये 7 टाइम्स नेशनल इंटर स्टेट चैंपियन रह चुके हैं साइकिलिंग में 1000 मीटर के टाइम ट्राई के और स्प्रिंट इवेंट्स में 1972 से लेके 1979 तक में। और इनको फास्टेस्ट साइकिलिस्ट ऑफ इंडिया का भी अवार्ड मिल चुका है बहुत बार, 1974 से 1979 में। जो इनका जो नेशनल जो साइकिलिंग का रिकॉर्ड है वो है वन वन 1 मिनट 17.40 सेकेंड्स का। और इन्होंने 15 साल का जो नेशनल रिकॉर्ड है एक 1000 मीटर का स्प्रिंट का पटियाला में, उसको भी उन्होंने तोड़ा था 1978 से 78 में, जो 12.30 सेकेंड्स का है। ये अकेले साइकिलिस्ट है जिन्होंने क्वालिफाई किया था 1978 के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, जो कि इन्होंने उसमें क्या किया था, अपना जो रिकॉर्ड है उसी को इम्प्रूव किया था, 12.30 को 11.90 सेकेंड में इन्होंने कन्वर्ट किया था। बहुत कुछ है, बताया जाए तो बहुत ही कम पड़ेगा। इंडियन नेशनल रिकॉर्ड भी इन्होंने टाइम ट्रायल जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था एडमंटन में, जो यूरोप में है, उसमें भी इन्होंने अपना बेस्ट दिया था। इनका जो टाइमिंग है वो 1 मिनट 14 सेकेंड और 1 मिनट 14 39 सेकेंड का 1.4
1439 सेकंड्स का है और ये इंडियन साइकिलिंग के कैप्टन भी रह चुके हैं 1982 के एशियन गेम्स में। और इनको गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का जो स्पेशल ओलंपिक्स है हम लोगों ने बताया, इनको मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन के तौर पे इनको बुलाया था 2013 में जो एशिया पैसिफिक गेम्स हुआ था। कुछ एथलीट्स भी हमारे अभी हैं जो उस गेम में भाग लिए थे सिडनी में। और 2015 में स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स लॉस एंजलिस में, जहां मैं भी गया था, उसमें इनको बुलाया गया है। कोचिंग मेरिट्स की बात करें तो सर ने आज तक बहुत सारे एथलीट्स को तैयार किया, ना कि सिर्फ साइकिलिंग में, इवन एथलेटिक्स में भी तैयार किया है, जो हम लोग बाद में सर से खुद ही जानेंगे। इन्होंने ही हैज ट्रेन्ड इंडियन राइडर्स एंड रिप्रेजेंटेड इंडिया टीम्स एज अ हेड कोच ऑफ साइकिलिंग फॉर द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स, न्यू हेवेंस यूएसए 1995, एथेंस ग्रीस 2007। He has also coached cyclist of INS। INS में बता दूं कि ये इंडिविजुअल इवेंट होता है, ये पैरालंपिक से अटैच्ड है ये, और इसमें जो इंडिया का है जो वो सीवास करके है, जो कि उसमें हेड कोच के तौर पे गया था, सर ने रिप्रेजेंट किया था 2019 में जो INS का ग्लोबल गेम्स हुआ था ब्रिस्बेन में, उसमें जहाँ पे जो इंडिया का जो साइकिलिस्ट है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 20 किलोमीटर स्ट्रीम स्टाइल में। जैसे स्पेशल ओलंपिक्स में हर एथलीट्स को चांस देते हैं, लेकिन INS में जो भी इलाइट लेवल के एथलीट होते हैं, जो बेस्ट एथलीट होते हैं, उनको ही सिर्फ किया जाता है, उनको ही अपग्रेड किया जाता है दूसरे लेवल पे। तो ये INS है और ये पैरालंपिक से भी जुड़ा हुआ है। अब मैं क्या बताऊँ, हम हमारे बीच में सर खुद ही है, तो हम चाहेंगे सर से सुने। और हम लोग लाइव भी हैं, और जैसा कि सर आज इंटरनेशनल ओलंपिक डे है, और आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया है सर कि आज आप आए हैं। और एक और बात मैं बता दूं कि ये क्यों जरूरी है, बेसिक्स ऑफ फिटनेस। बेसिक्स ऑफ फिटनेस इसलिए जरूरी था कि हम लोग फिटनेस के बारे में करते तो हैं, और हर कोई एक्सरसाइज करता है, और आजकल तो हर कोई कुछ ना कुछ ट्राई करता है, लेकिन उसको एक सिस्टमेटिक वे में अगर आप करते हैं तो अपने जो लाइफ का एक्सपेक्टेंसी है आजकल जो 60-70 या 60-70 है, उसको आप बढ़ा सकते हैं, और अपना लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, ब्रीथिंग पे अपना कंट्रोल कर सकते हैं, और जो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम इनवाइट करना चाहेंगे बहुत ही तहे दिल से स्पेशल ओलंपिक्स में इनवाइट करता हूँ अवतार सर को। सर आपका ये पोडियम चाहेंगे आप। धन्यवाद संदीप। मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? और सबको थोड़ा हाथ उठा देंगे अगर आ रही है तो। जी सर, आ रही है सर। अच्छा, धन्यवाद संदीप। मैं स्पेशल ओलंपिक भारत बिहार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और खासकर शिवाजी जो डिसेबिलिटी कमिश्नर हैं बिहार के, उनका, और संदीप जी का, और इससे जुड़े हुए तमाम लोगों का जिन्होंने ऐसा मौका दिया कि आप अब हमारी बात शेयर कर सकें। जितने व्यूअर्स आए हैं सबको नमस्ते, प्रणाम, और जो बुजुर्ग हैं उनको प्रणिपात। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। इसके पहले मैं आपको कुछ बताऊं, हमारे साथ मिस्टर एन साई कृष्णा भी हैं, जो जिन्होंने वर्ल्ड समर गेम अबू धाबी 2019 में 2 मेडल जीते थे। मैं थोड़ा सा वो मेरे साथ हैं, थोड़ी सी मैं उनकी नमस्ते 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 नमस्ते। और साथ में हमारी नेशनल ट्रेनर जो हमारी मिसेस सुखदीप कौर है, वो भी हमको असिस्ट बीच में करने के लिए आए रहेंगी। नमस्ते। सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और इस लॉकडाउन की स्थिति में हम यही शुभकामना देते हैं कि आप लोग तंदुरुस्त रहें, खुश रहें। और इसके साथ ही मैं आज इतना ही कहूंगी, क्योंकि सर का आज प्रेजेंटेशन है, वो आप लोग उसका अनुभव कीजिए उनका। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सुखदीप। मैं आज के प्रोग्राम की थोड़ी सी आउटलाइन बता देता हूं। ये है फिटनेस फॉर ऑल। इसको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। जो पहला भाग है वो सबके लिए है, जो भी जितनी भी उम्र हो वो भी इसको अपने जीवन में ला सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। दूसरी, हम लोग जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी स्टेज 2 है, वो भी बताएंगे थोड़ा।
और तीसरी स्टेज है जो एक्चुअल कंपटीशन सीजन में अपनी परफॉर्मेंस को कैसे ऑप्टिमम करना है, कैसे बढ़ाना है और कैसे जीतना है, जीतने की कोशिश करनी है, वो बताया जाएगा। इन तीनों को हम लोग पहले मैं मौखिक बताऊंगा कि क्या किस तरह का वर्कआउट करने से क्या होता है शरीर के अंदर, और उसके बाद ये चीज हम लोगों के पावर प्रेजेंटेशन में भी है जो संदीप जी आपको दिखाएंगे बारी बारी करके। लेकिन ये खत्म होने के बाद हम लोग एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि स्पेशल बच्चों के लिए एक हमारी जो ऑब्जेक्टिव है स्पेशल ओलंपिक का, उसमें एक वर्ड है जॉयफुल वे। जॉयफुल वे में जो ट्रेनिंग होती है उसी का लाभ ज्यादा होता है। और अगर आप यह सोच के प्रैक्टिस करते हैं कि मुझे कुछ हेल्थ हैजार्ड ना आए, तो वो उतना लाभदायक नहीं होता। अगर आप इंजॉयबल तरीके से आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसका लाभ ज्यादा होता है। मुझे अनुमति दीजिए कि मैं हिंदी में ही अपने विचार रखूं। जी सर, क्योंकि हमारे एथलीट्स भी सर वो ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे हिंदी सर। जी हाँ, और मैं ऐसा मानता हूं कि लगभग 95% से ज्यादा एथलीट और कोचेस हिंदी अच्छी तरह से समझ और समझा सकते हैं, और 99% के लगभग एथलीट जो है वो हिंदी ही समझते हैं। तो इस तरह से जो भी आप अगर कुछ आपको लगता है कि आप यहाँ से सीखकर उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हिंदी ही एकमात्र अच्छा जरिया है कि आप उन तक हमारी बात पहुंचा सकें। या अगर लगता है कि आप ऐसा कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो थोड़ा बहुत आप इससे हमारे अनुभव से शेयर कर सकते हैं। एक बात और बता दूं कि थ्योरी की जानकारी होना बहुत अच्छी बात है। थ्योरी को जान करके उसको किसी को बताना वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस थ्योरी को पहले अपने ऊपर ढाल करके उसका क्या फायदा होता है जान करके अगर तब वो बात दूसरे को समझाई जाए तो वो ज्यादा घर करती है, ज्यादा असर होता है उसका। और यही हमारी एक्सपीरियंस है। थ्योरी को हम लोग मौखिक तरीके से नहीं समझाते हैं, हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव वे में अपने कोचेस को और एथलीट को समझाते हैं ताकि उसका 100% वो लाभ ले सकें। हम लोग टारगेट एक ले लेते हैं। मान लीजिए किसी कॉम्पिटिशन, अगर आप नॉर्मल वे में प्रैक्टिस करके अपना फिजिकल फिटनेस बढ़ाते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव स्पर्धा की तैयारी करते हैं या करवाते हैं, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप 2-3 हफ्ते में या 1 महीने में करके आप वो compete करवा सकें। उसके लिए एक सेट पीरियड होता है, टारगेट होता है, तैयारी होती है, उसके अनुसार ही आप चलेंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसको हम लोग पहले हम लोग फिटनेस के ऊपर आएंगे। फिटनेस का पहला फेज जो सबके लिए है, ओल्ड आदमी के लिए, बच्चों के लिए, मतलब 7-8 साल से ऊपर बच्चों से लेके 100 साल तक कोई भी है जो फिटनेस वो कैसे अटेन करेगा और किस तरह करनी चाहिए कि ताकि उसको पूरा लाभ हो और कोई रिस्क ना हो। तो इसमें ऐसा होता है कि ये लगभग 3 महीने का फेज अगर हम लोग निर्धारित कर लें तो वो उचित होता है। इस 3 महीने में हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग, हाई वॉल्यूम और लो इंटेंसिटी, इसका मतलब है कि ऐसी ट्रेनिंग जो एरोबिक नेचर की हो, जो धीरे धीरे आप फिजिकल आप स्ट्रेन बढ़ाएं अपना और उसको लगभग 40-45 मिनट तक कंटिन्यू करें, तभी उसका लाभ है। हम लोग ऐसे 10 राउंड या 5 राउंड मार करके या तेजी से सीढ़ियां चढ़ करके आप चाहेंगे कि हम फिट हो जाएं तो ये संभव नहीं है और उसका असर गलत भी हो सकता है। तो अगर आप हाई वॉल्यूम की ट्रेनिंग करते हैं, हाई वॉल्यूम की ट्रेनिंग में आता है जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, सैंड वॉकिंग, स्विमिंग, रोइंग,
डांसिंग जो लो इंटेंसिटी में, ये सारी चीजें एरोबिक नेचर की एक्सरसाइज है। और इसको जब तक 40-45 मिनट नहीं किया जाए तब तक उसका लाभ शरीर को नहीं मिलता है, कम मिलता है। क्योंकि 40-45 मिनट के अंदर जो आपके अंदर ग्लूकोज फ्रुक्टोज है वो जल करके वही एनर्जी दे करके आप उससे काम ले सकते हैं। लेकिन 30-35 मिनट के बाद जब वो खत्म हो जाती है तब शरीर के फैट्स को वो ले करके तब वो गलना शुरू, जिसको चर्बी कहते हैं, वो गल कर वहां से एनर्जी आती है, तब वो काम को आप प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और अगर आपकी इंटेंसिटी ज्यादा है, अगर आप बहुत तेजी से कोई काम करते हैं तो वो 40-45 मिनट तक नहीं कर सकते। तो ये मुख्य कारण ये है कि आप लगभग 30-35-40-45 मिनट से ज्यादा ही इस तरह का वर्कआउट कीजिए। वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, ब्रिस्क वॉकिंग हो, स्विमिंग हो, डांस हो, ये इसकी अवधि 40 मिनट से ऊपर होनी चाहिए। इससे शरीर में क्या असर पड़ता है, शरीर के अंदर क्या असर पड़ता है? देखिए, आपको मालूम है हार्ट जो है उसकी एक वॉल्यूम होती है। हार्ट लगभग हर एक आदमी का उसकी मुट्ठी के बराबर होता है और ये इस जगह में स्थित होता है, लगभग सेंटर में और थोड़ी सी बाईं तरफ। वो अगर आप इस तरह का कंटिन्यू करेंगे 3 महीने तक वर्कआउट, तो हार्ट की जो वॉल्यूम है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। मतलब ब्लड कैरिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है, हार्ट की ब्लड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, ज्यादा खून उसमें रह सकता है और उससे जो निकलने वाली आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज को मुझे पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, वेन एक होती है, एक आर्टरीज होती है। आर्टरीज का क्रॉस सेक्शन जो उसका जो जिसके अंदर से ब्लड जाता है उसकी चौड़ाई समझ लीजिए। मतलब अगर आर्टरीज इतनी मोटी थी पहले और आपने 3 महीने ट्रेनिंग की तो वो आर्टरी इतनी मोटी, ये बता दूं, अगर पहले आपकी आर्टरीज इतनी पतली थी तो 3 महीने ट्रेनिंग करने के बाद ये इतनी मोटी हो जाएगी। मतलब आपने पहले हार्ट का वॉल्यूम बढ़ा लिया, उसमें ब्लड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा ली, उसके बाद आर्टरीज का आपने क्रॉस सेक्शन बढ़ा लिया और खून का फ्लो तेजी से होना शुरू हो गया। और इससे होता क्या है, जो वीक मसल्स हैं, जो जहां तक ब्लड पहले नहीं पहुंच रहा था, वहां पर भी कैपिलरी फॉर्म हो जाती है। कैपिलरी को हिंदी में कोशिकाएं बन जाती हैं और वहां पर भी खून की फीडिंग चालू हो जाती है और वो मसल भी डेवलप कर जाता है। और इसके अलावा जिनको नींद नहीं आती है, ये ब्रेन पर भी असर करता है। ब्रेन में भी आपको अच्छा ब्लड की सप्लाई होती है और आपको, अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है या इस तरह के कुछ आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। और आपको पता है, अगर सोए हुए व्यक्ति के रिहैबिलिटेशन जो उसका जो रिहैबिलिटेशन होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल अगर आप लेटे हैं तो हार्ट को कम जोर लगता है ब्लड को इधर उधर करने के लिए। अगर ऐसा वर्टिकल है तो हार्ट को जोर लगता है पंप करने के लिए। तो जितनी नींद आएगी आपको उतनी ही आपकी रिहैबिलिटेशन अच्छी होगी और आप दूसरे दिन के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा, तीसरा सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपकी पल्स रेट जो मान लीजिए 70 या 72 थी, वो घट करके 60 तक आ जाती है। अगर आप 3 महीने सिंसियरली करेंगे तो एक ड्रॉप होगा आपकी पल्सरेशन में। अगर आप इसको स्पिरिचुअली लें तो ऐसा कहते हैं कि भगवान ने आदमी की धड़कन गिनकर भेजी है कि इतनी ही धड़कन जिएगा। तो अगर आप इस तरह के एरोबिक नेचर के काम से कुछ 3-3 महीने करके हर साल अगर आप अपनी दिल की धड़कन को घटा सकते हैं, जो कि इकोनॉमिकल मानी जाती है, 72 से लेकर अगर आप 60 तक ले जाते हैं 1 मिनट में, तो 1 मिनट में अगर आप 12 पल्स आपकी जो धड़कन कम करते हैं तो 1 घंटे में कितनी होगी, 1 हफ्ते में कितनी होगी, 1 महीने में कितनी होगी, 1 साल में कितनी होगी, और आपकी पूरी आयु में इतनी कम हो जाएगी कि आपको धड़कन को भी कम कर सकते हैं। और जो भगवान ने कहा है कि आपकी सीमित है धड़कन, तो आप अपनी नेचुरल लाइफ बहुत दूर तक बढ़ा सकते हैं।
हाँ, अगर कुछ एक्सीडेंट या कोई बीमार पड़ता है तो वो दूसरी बात है, लेकिन इस तरह के काम से आपकी धड़कन कम हो जाएगी और आप ये जो कि बहुत इकोनॉमिकल मानी जाती है। एक बात मैं चलते चलते बता दूं कि रेस्टिंग पल्स होती है, सवेरे उठने के बाद अगर आप पल्स देखें तो वो सबसे कम होती है। तो हमारे NIS पटियाला में 2 एथलीट की पल्स का रिकॉर्ड है, एक की 34 है और एक की 35 है। आप मानेंगे नहीं, वो दोनों मैराथन रनर थे। 35 और 34 पल्स होना, आपको लगेगा कि आप ये आदमी कैसे जिंदा है, लेकिन वो ही इकोनॉमिकल है। आपकी एक धड़कन से पूरे शरीर में खून अच्छी तरह जाता है और ये रिकॉर्डेड है NIS पटियाला में। क्योंकि वो मैराथन रनर थे, वो बहुत उन्होंने कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स में मेडल जीते हैं, वो बहुत हाई प्रोफाइल एथलीट थे। लेकिन आपको भी अगर आपकी 70-72 है तो आप कम से कम 60 से भी नीचे कर सके तो आप अच्छी नींद आएगी, अच्छी तरह सो सकेंगे और आपका लाइफ नजरिया जिंदगी का बदल जाएगा, खुशहाल रहेंगे और आप अच्छी तरह से अपनी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इस स्टेज पार करने के बाद आता है दूसरा स्टेज। पहली स्टेज जो बताई उसमें 80% वॉल्यूम होता है जो एरोबिक नेचर, और 20% इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब जो कुछ तेजी से काम करना, जैसे सीढ़ियां चढ़ना हुआ या कुछ फेंकना हुआ या स्प्रिंट करना हुआ, वो हाई इंटेंसिटी में आता है। तो दूसरा जो फेज है, इसमें जो स्पोर्ट्समैन तैयारी कर रहा है नेशनल और इंटरनेशनल के लिए, उसमें 40% वो वॉल्यूम देगा और 40% इंटेंसिटी का काम करेगा। मतलब आप स्टेमिना को स्पीड से थोड़ा थोड़ा मिलाना चालू करेंगे। एक लेमैन की लैंग्वेज में इसका हालांकि टेक्निकल नाम दूसरा है। तो 40% वॉल्यूम, 40% इंटेंसिटी, और जो 20% बचता है उसमें टेक्निकल और टैक्टिकल नो हाउ, उसको जानने की क्षमता, उसको जिस गेम में आप जा रहे हैं उसको जानने की, वहां पर वो सीखने की भी जरूरत है। इसके अलावा इसमें हम लोग इस 20% में हम लोग एथलीट को वो भी सिखाते हैं जो एक किसी किसी में इनबिल्ट होता है, जिसको कहते हैं किलर्स इंस्टिंक्ट, मरो या मार दो। एक एथलीट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, स्पोर्ट्स की स्पर्धाओं में यही चीज काम आती है। अगर 2 आदमी बराबर दौड़ रहे हैं, अगर एक का किलर्स इंस्टिंक्ट अच्छा है और दोनों का स्टेमिना स्पीड बराबर है, तो जिसका किलर्स इंस्टिंक्ट अच्छा है वो जीतेगा। और वो चीज भी पैदा करते हैं। हमारे स्पेशल बच्चों में क्या होता है कि अगर एक के पीछे एक को दौड़ा दो तो वैसे ही दौड़ते रहेंगे, वैसे ही रेस खत्म कर देंगे। लेकिन हम लोगों को पीछे वाले को बोलना है कि उसको पकड़ो, और आगे वाले को बोलते हैं कि इसको मत पकड़ने दो। हम लोग अगर ट्रेनिंग कराते हैं इस दूसरे फेज में, हम लोग 400 मीटर में 400 मीटर की अगर प्रैक्टिस रेस कराते हैं तो 20 मीटर पहले छोड़ देते हैं जो कमजोर लड़का है, और उसको उसके 20 मीटर पीछे जो स्ट्रॉन्ग लड़का उसको छोड़ते हैं, और उनको यही कहते हैं, इसका पीछे वाले को कहते हैं कि उसको पकड़ो, और उसको बोलते हैं उसको पकड़ने मत दो। तो इस तरह से कुछ किलर इंस्टिंक्ट भी पैदा करना जरूरी है अगर आप स्पोर्ट्स करते हैं या करा रहे हैं। इसका एक सैंपल ऑफ वर्कआउट ये है कि मान लीजिए आप एथलेटिक्स में ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो 300 मीटर 5 बार दौड़ना है मान लीजिए, तो उसमें करीब 80-90% स्पीड से 300 मीटर दौड़ेगा एथलीट, और उसके बीच में जो रेस्ट होगी वो बहुत कम होगी। मतलब 300 मीटर दौड़ के गया एथलीट और उसके रिपीटेशन वर्क कहते हैं, लेकिन रेस्ट इन बिटवीन बहुत कम होगी। इससे क्या है, मुश्किल में एथलीट काम करना सीखता है, कठिन परिस्थितियों में भी वो जीतना जानता है, जीतने की प्रैक्टिस करता है। जब सब कुछ लगता है उसको हार जाएंगे, क्योंकि सबकी स्थिति ऐसी होती है, और उस समय जो टफनेस एक एथलीट की होती है वही विजेता होता है। तो ये हम लोग पैदा करने की कोशिश करते हैं। मतलब 40% इंटेंसिटी, 40% वॉल्यूम, 20% में टेक्निकल, टैक्टिकल और किलर्स इंस्टिंक्ट पैदा करना। अच्छा, और तीसरा स्टेज जो है वो कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव होता है। इसमें वो ठीक उलट जाता है। 80% इंटेंसिटी होती है, 20% वॉल्यूम होता है। मतलब
वो एकदम कंपटीशन में जैसे हम लोग दौड़ते हैं या खेलते हैं, वो चीज पैदा करनी, वो चीज उनको देनी है मैदान में। और हर एक रिपीटेशन के पीछे बीच में रेस्ट ज्यादा चाहिए, ताकि उनकी पल्स जब तक वापस नहीं आ जाती, वो पल्स लगभग वापस आ जाए। उसके बाद उसको उसी तरह की एक्टिविटी को पूरे जोर से करना। अगर वो 100 मीटर का धावक है, तो उसको इसमें 100 मीटर नहीं दौड़ाना, उसको मान लीजिए 70 या 80 मीटर दौड़ाना, लेकिन पूरी स्पीड से दौड़ाना और पूरा रेस्ट देना उसको, जब तक उनकी पल्स ठीक ना हो जाए तब उसको। क्योंकि उसमें शिथिलता नहीं, उसमें अपनी पूरी 100% अपनी एफर्ट लगाने हैं। तो इससे होता क्या है, जो मैंने पहले बताया था कि हार्ट की वॉल्यूम बढ़ गई है, आर्टरीज का क्रॉस सेक्शन बढ़ गया है, तो हार्ट के ऊपर कुछ मसल्स होते हैं जो उसको प्रेस करते हैं खून जाने के लिए। तो ये अगर हाई इंटेंसिटी का काम करते हैं तो वो मसल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसमें हाई इंटेंसिटी काम वही मसल को स्ट्रॉन्ग करता है और उसको हार्ट को जोर से दबाता है, ताकि उससे खून का फ्लो अच्छी तरह चला जाए। हमने आर्टरीज का क्रॉस सेक्शन पहले यहाँ से यहाँ कर दिया है, तो ब्लड बिना रुकावट के जहां जहां पहुंचना है वहां जाता है और वहां अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। इसका एक थोड़ा सा मैंने चार्ट बनाया है, ये अगर आपको दिखता, संजीव आपको ये दिखाई दे रहा है क्या? उल्टा तो नहीं नजर आ रहा? नहीं सर, सही दिख रहा सर। हाँ, ये देखिए, ये मैंने बनाया 80% वॉल्यूम का काम है और ये हार्ट की पोजीशन बनाई है। इसके बाहर डॉटेड लाइन जो बनाई है वो हार्ट की वॉल्यूम थोड़ी बढ़ गई है, मतलब ब्लड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है स्टेज में। और इसके नीचे जो ये बनाई हुई है पाइप सी, ये आर्टरीज का क्रॉस सेक्शन बताया है, ये बढ़ जाता है। इसके बाहर भी डॉटेड लाइन है, शायद आपको ना दिखाई देती हो, तो ये भी बढ़ जाता है। ये फर्स्ट स्टेज का और ये सबके लिए जरूरी है। जो जिनकी उम्र 35-40 से ऊपर हो गई है, वो इस स्टेज के बाद दूसरे स्टेज में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उनको अगर किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना है तो वो यहाँ तक ही रखेंगे और अपनी हर साल इसको थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे। तो ये स्टेज 1 की है, थोड़ा सा पिक्चर से मैंने समझाने की कोशिश की है। दूसरा स्टेज 2 जो मैंने बताया था, इसमें 40% इंटेंसिटी है, 40% वॉल्यूम है और टेक्निकल और टैक्टिकल एबिलिटी की प्रैक्टिस भी है। और एक टेक्निकल, देखिए जैसे साइकिलिंग है, आपने प्रैक्टिस दौड़ के की, आपकी बॉडी खड़ी थी ऐसे, खड़ी है ऐसे, लेकिन आप जब साइकिलिंग करते हैं तो आप इस पोजीशन में करते हैं, ये देखिए ऐसे, तो इसमें हार्ट और लंग की पोजीशन बदल जाती है। ये वर्टिकल से इस तरह हो जाती है बॉडी, तो उस तरह से काम लेना, इसमें इस तरह की क्षमता इस दौरान बढ़ाई जाती है। और जेवलिन में देखिए, ये बिल्कुल आपका एक सही टेक्निक है। और जो थ्रो करने के पहले है, जैसे ये आर्च बनी हुई है, ये फॉर्मेशन जरूरी होती है। और हम ज्यादा तो नहीं बता पाएंगे इसके बारे, लेकिन टेक्निक, टैक्टिकल और किलर्स इंस्टिंक्ट इस दौरान पैदा करना है, नॉर्मल और स्पेशल बच्चों का भी। तीसरी स्टेज मैंने जो बताई थी, ये देखिए, ये इसमें इंटेंसिटी ज्यादा हो गई है, वॉल्यूम 20% हो गया है। और जो मैंने बताया था, हार्ट के ऊपर एक काले काले मसल्स दिए हुए हैं, ये स्क्वीजिंग मसल्स है। ये अगर इस तरह का काम करेंगे तो ये मसल काम आएंगे और स्क्वीज करके ब्लड को वहां पहुंचा देंगे जहां जरूरत है। जिस खेल में जो ऑर्गन मसल ज्यादा यूज होते हैं वहां पहुंचाएंगे। और यहाँ ऑल आउट हम लोगों को ट्रेनिंग करनी है, जो एकदम जो शुरू के फेज में नहीं करते हैं। देखिए, अगर इस फेज को, अगर आप इस मसल को पहले फेज में अगर आप शुरू कर देते हैं, अगर हाई इंटेंसिटी काम पहले शुरू से ही कर देते हैं, तो इससे बहुत विकार आ जाता है, क्योंकि आपने ये मसल तो स्ट्रॉन्ग कर लिए और हार्ट की वॉल्यूम भी नहीं बढ़ी और उससे जो आर्टरीज निकलती हैं उसकी क्रॉस सेक्शन भी कम है। तो ये मसल कभी कभी इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि ये
नसें फाड़ देते हैं। आपने देखा होगा डर्बी में कोई घोड़ा दौड़ते दौड़ते मर गया, उसको इसको स्ट्रॉन्ग करने के इंजेक्शन दे देते हैं, लेकिन उनके खून जाने का रास्ता नहीं होता, वो कोलैप्स करके मर जाते हैं। हो सकता है कई एथलीटों की जान भी ऐसे गई हो जो ड्रग लेते हो, और ये हम लोग बिल्कुल उसको नहीं करेंगे। और ये हमारा तीसरा चरण है जो कि हम लोग रिलीजियसली इसको फॉलो करें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब मैं आपको छोटा सा अनार का उदाहरण देता हूँ। जब हम लोग बाजार से अनार लाते हैं दिवाली में चलने वाले, उसको जलाते हैं तो फुर्र से ऊपर उड़ता है और तुरंत नीचे गिर जाता है। लेकिन जो घर का बनाया हुआ अनार है, जो हम लोग प्रिपरेशन करके बनाते हैं, अगर उसको जलाते हैं तो धीरे धीरे चढ़ता है, धीरे धीरे चढ़ता है, बहुत ऊपर तक जाता है, वहां रुकता है और वहां से धीरे धीरे नीचे आता है। यही फर्क है जिसने तैयारी की है और जिसने तैयारी नहीं की है। अगर आप टैलेंट बेस्ड, अगर आपके बहुत टैलेंटेड है आप, और दूसरा जिसने प्रैक्टिस इस तरह की है, अगर दोनों को 400 मीटर दौड़ाया जाए, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, तो जिसने प्रैक्टिस नहीं की है हो सकता है वो 350, 360, 370 मीटर तक लीड करे, लेकिन जिसने प्रैक्टिस की है वो धीरे 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 जाकर फिनिशिंग में उसको जरूर बीट करेगा। और यही हम लोगों ने सेकंड फेज में सीखा है, मुश्किलों में कैसे काम लेना है अपने शरीर से। तो ये एक हमारी एक बेसिक है स्पोर्ट्स का। अब मैं श्री संजीव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो बता दें, और साथ साथ मैं आपको जो बताया है वो मैं बताता रहूंगा। ये देखिए, ड्यूरेशन 3 महीने, मोड 80 और वॉल्यूम, टाइप ऑफ लोड वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, सैंड वॉकिंग, जॉगिंग, striding, rowing. Effect on the body: heart blood carrying capacity increases, formation of blood capillary in weak muscles, pressure of blood becomes obstacle free, removal of unwanted fat from the body, drop in the heart rate. ये बहुत जरूरी है। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो अपने हार्ट बीट को ड्रॉप कीजिए, आपकी लंबी आयु की हम लोग शुभ कामना करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये हम लोग स्पेशल, चूंकि 37-38 सालों से स्पेशल ओलंपिक के बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, उनको सिखाया है ये चीज जो हम लोग बता रहे हैं। तो ये कंटिन्यूस वर्क नॉट इजी फॉर स्पेशल एथलीट। ये अगर आप उसको बोलेंगे 10 राउंड दौड़ो तो नहीं दौड़ेंगे वो, और उसको हर राउंड में इंकरेज करना है, तालियां बजा करके उसके मुंह पर आप पानी स्प्रिंकल कीजिए और बच्चों को तालियां बजवाइए हर एक राउंड के बाद, रिवार्ड दीजिए, जो स्पेशल ओलंपिक का एक ऑब्जेक्टिव, अपना एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में है कि रिवार्ड से भी उनको इनकरेज करना है, बहुत इनकरेज होते हैं। तो एक कंसिडरेशन उसको ये करनी है स्पेशल बच्चों के साथ, बॉडी लैंग्वेज आप मॉनिटर करनी होगी। ग्रुपिंग ऑफ इक्वल एबिलिटी, ये 10% रूल इसको भी लागू करना है, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप बॉडी कॉन्टैक्ट गेम में अगर आप करा रहे हैं तो उसमें इंजरी का चांस है। अगर उनकी एबिलिटी में अंतर है तो बहुत अच्छे लड़के हैं वो जो कमजोर जो लो आईक्यू के बच्चे हैं उनके साथ खेलेंगे तो उनको मौका ही नहीं मिलेगा और वो इंजरी भी हो सकती है उनको। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि हमारे पास जो अच्छे हार्ट वाले कोचेस की ज़्यादा नहीं है हमारे पास, इसको भी हम लोगों को बढ़ाना है, क्योंकि अच्छी नॉलेज होना ही जरूरी नहीं है, इसके साथ अच्छा दिल भी चाहिए जो इनको समझ सके और इनको समझा सके। और इकोनॉमिकल कंडीशन एथलीट की भी देखनी है, किस घर से आता है, डाइट कैसी है उसकी, उसके हिसाब से लोड देना है, और एज फैक्टर तो है ही है, उसको देख करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये स्टेज 2 जैसे मैंने बताया था, इसकी अवधि 1.5 महीने की होती है। 40% वॉल्यूम, 40% और 20 टेक्निकल और टैक्टिकल एबिलिटी में हम लोग पॉलिश करते हैं और किलर्स इंस्टिंक्ट पैदा करते हैं, जो उसमें नहीं लिखा हुआ है। और टाइप ऑफ लोड है इंटरवल रनिंग, रिपीटेशन वर्क एज पर इवेंट्स, टेक्निकल एंड टेक्निकल डिमांड,
choosing right event as per the stage 1 assessment. हम लोगों ने जो 3 महीने एथलीट को ट्रेनिंग कराई है, उससे हमारी बहुत असेसमेंट हो जाती है। हम लोग एथलीट को पढ़ लेते हैं, ये किस नेचर का है, किस साइकोलॉजी का है। हड़बड़ करता है तो उसको स्प्रिंट वगैरह में डाल सकते हैं, पेशेंस है, लोड ले सकता है, वो हम लोग उसको पढ़ लेते हैं और इवेंट उसके हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं अगर एथलीट नया है तो ये सैंपल ऑफ लोड है 300 मीटर 4 बार, जैसे रेस्ट, लेस रेस्ट इन बिटवीन, ये देखिए बहुत जरूरी है। इस स्टेज में रेस्ट कम देनी है। और अगर थ्रोइंग इवेंट करता है तो 20 बार 4 सेट 20-20 थ्रो के, फोकसिंग ऑन स्टाइल, प्रॉपर स्टाइल, उस पर ध्यान देना है। और वेरियस टेक्निकल नो हाउ, क्योंकि अगर बास्केटबॉल खेलते हैं तो बास्केटबॉल में हम लोग को सिर्फ बास्केट ही नहीं मारना, या फुटबॉल खेलते हैं गोल ही नहीं मारना, हम लोगों को डिफेंड भी करना है, कैसे ब्लॉक करना है, कैसे प्लेसिंग करनी है, ये सारी चीजें स्टेज 2 में आएंगी। इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क अंडर डिफिकल्ट कंडीशन एज पर द रेस्पेक्टिव इवेंट, ये तो मैंने बताया है आपको। एफिशिएंट ब्रीदिंग कैपेसिटी एंड हार्ट रेट एज पर द इवेंट, ये इसको छोड़ दीजिए, आगे चलिए प्लीज। स्पेशल बच्चों को कैसे करना है, इम्प्रूवमेंट इन स्टाइल, पोस्चर एटसेट्रा, इम्प्रूवमेंट इन नर्व मसल कोऑर्डिनेशन, ये इनको आपको पता है थोड़े इनको मॉनिटरिंग की जरूरत होती है और इनके रिफ्लेक्सेस उतने नहीं अच्छे होते हैं, तो ये इस पर भी ध्यान देना है। इसमें हम लोगों को उनको ऑब्जर्व करना भी जरूरी है, क्योंकि कोई एथलीट ऐसे होते हैं कि उनको अपनी फिजिकल लिमिट का पता नहीं होता। हम लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस किया है, उनको भूख का नहीं पता कि कितना पेट भर गया है, वो 3-4 प्लेट खा लेंगे और दे दो तो इसको उल्टी कर देंगे और फिर खाना चालू कर देंगे। इसी तरह से फिजिकल लिमिट का भी उनको पता नहीं होता है कि हम कितना थक गए हैं, वो कोलैप्स कर जाते हैं। ऐसा हुआ है हम लोगों के साथ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अटेंशन आपको उसमें देनी है। और लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर कोलैप्स करता है, क्योंकि अगली बार जब कोलैप्स करेगा वो जहां कोलैप्स किया उससे आगे जाकर कोलैप्स करेगा और उसकी क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। रेस्ट इन बिटवीन वर्क टू बी कंट्रोल्ड, तो जो मैंने कहा कम करना है। एथलीट शुड बी ऑब्जर्व फिजिकली ड्यूरिंग द टफ वर्कआउट्स, ये अभी बताया मैंने। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्टेज 3, इसका भी 1.5 महीना लगभग टाइम है। मोड इंटेंसिटी 80% और वॉल्यूम 20%। टाइप ऑफ लोड, एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वर्क एज पर द डिमांड ऑफ इवेंट, जैसी इवेंट है उसके अनुसार एक्सप्लोसिव नेचर का जो उनके जो जिस तरह के कंपटीशन में करेगा वो उस तरह से उस तरह की ट्रेनिंग देनी है। एक एग्जांपल मैंने दिया जो 100 मीटर दौड़ने वाला है कि 50 मीटर के 5 सेट लगाने, मान लीजिए, रेस्ट इन बिटवीन 5-10 मिनट्स, इतनी ज्यादा रेस्ट देनी है ताकि हर बार अपना बेस्ट कर सके। और आप देखेंगे अगर मान लीजिए 100 मीटर दौड़ता है 15 सेकंड में, अगर आपने अच्छी ट्रेनिंग कराई है तो जितने भी सेट लगाएगा वो 15 सेकंड के लगभग ही लगाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो 4-15 सेकंड में लगा लेगा, बाकी आस्ते आस्ते 18 सेकंड 20 सेकंड होता जाएगा। लेकिन जिसने प्रैक्टिस की है उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी रहेगी और हमेशा वो 15 सेकंड के लगभग ही करेगा। स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल रिस्पॉन्सिबल टू स्क्वीज हार्ट, ये मैंने बताया था कि हार्ट के अराउंड जो मसल्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करता है इस तरह का वर्कआउट। और arteries have now free and wider passage of blood flow, ये हम लोगों ने स्टेज 1 में ये कर लिया है। हाँ, स्टेज 3 का लास्ट जो है स्पेशल एथलीट्स के लिए, ये ऐसे बच्चों के लिए, स्पेशल एथलीट्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग फेज होता है। ये बार बार करना चाहते हैं इस चीज को, और यही एक जरिया है कि जंपिंग इनटू न्यू एबिलिटी ग्रुप। अगर वो नीचे एबिलिटी ग्रुप में थे तो अगर इस तरह की ट्रेनिंग करते हुए आएंगे तो आप नोट करेंगे कि जिस ग्रुप में वो थे उनकी इंप्रूवमेंट टाइम उनका नीचे आ गया है, थ्रो में डिस्टेंस बढ़ गया है, जंप में डिस्टेंस बढ़ गया है, तो वो नए एबिलिटी ग्रुप में एंटर करेंगे। और ये एक थोड़ी सी अलर्ट है कि इसको हम लोग 1.5 महीने से ज्यादा नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें स्टेट ऑफ फटीग बहुत आता है। इसमें
शरीर जो कहते हैं ना कि ओवरलोड हो गया है या इंजरी आ जाती है, मसल पुल होनी शुरू हो जाएंगे, तो इस चीज को हम लोग 1.5 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। और ये टारगेट हम लोग 6 महीने पहले ही रख देते हैं कि इसको हम लोग हाई परफॉर्मेंस कब देनी है। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये ओवरऑल है जो थैंक यू संदीप, बहुत अच्छी तरह से आपने प्रेजेंट किया। ये देखिए फर्स्ट फेज है यहाँ पर, ये सेकंड फेज है और ये थर्ड फेज है। ये हम लोगों ने इस तरह से एक ज्वाइंट बनाया है और संदीप जी ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। ये हमारे पास ये भी वही चीज है। लेकिन संदीप जी अगर इसके नेक्स्ट सर नहीं सर, आगे एक और स्लाइड है सर, तो मैं चाहूंगा कि उस बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग को किसी स्पेशल एथलीट को तैयार करना होता है तो बहुत ही पेशेंस रखना, बीइंग अ कोच आपको पेशेंस रखना होता है। और जो कहते हैं सफलता या सक्सेस है वो आपको तुरंत नहीं मिल जाती, उसके लिए आपको बहुत ही लंबा वक्त कभी कभी इंतजार करना पड़ सकता है। और तो उसी का एक छोटा सा कहानी है, झारखंड के ही एक एथलीट है एन साई कृष्णा, जिनको आपने ही ट्रेन किया है सर, तो मैं चाहूंगा कि उसका एक स्टोरी है जो हम लोग उसको दिखाएंगे भी स्क्रीन पे। 7.5 साल किसी एथलीट को उस मुकाम पे लाने के लिए, 7.5 साल के बाद उसने जो बरेली में नेशनल चैंपियनशिप हुई थी स्पेशल ओलंपिक्स के, उसमें उसने 400 मीटर और 800 मीटर में गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीता उसमें। और उसका सिलेक्शन हुआ वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स के लिए हुआ जो अबू धाबी में, और वहां पे भी उन्होंने इंडिया का मान किया। हम चाहेंगे उनसे भी मिलना, यहाँ एन साई कृष्णा है, हम चाहेंगे कि वो भी बताएं। हमारे प्यारे से छोटे से स्पेशल एथलीट है जिन्होंने वर्ल्ड गेम्स में अभी धाबी में हुआ था उसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो आपके लिए बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। एन साई कृष्णा, बताइए अपने बारे में। साई कृष्णा है और ये जीविका में पढ़ता है, जीविका जमशेदपुर झारखंड में है। यह भारत के लिए स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम के लिए चयनित हो गया है और इसकी ट्रेनिंग जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रही है। यह 200 मीटर और 400 मीटर और रिले में भाग लेगा। 200 मीटर की प्रैक्टिस स्पाइक्स के साथ हो रही है जो इसने पहली बार पहने हैं और बड़ी लगन और मेहनत से ट्रेनिंग कर रहा है और उम्मीद है कुछ महान मेडल जीत कर आएगा। कृष्णा ऑन योर मार्च। थोड़ी देर में हम लोग शुरू करेंगे, 11:09 से 9 मिनट बाद हम लोग शुरुआत करेंगे। सेट गो। कुछ अगर आपको बोलना होगा तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आप करना है, बोलना है तो चैट बॉक्स। जिसमें 192 देश आए थे और 7,500 एथलीट पूरी दुनिया से आए थे और इसकी एक उपलब्धि है कि इसने 2 मेडल, एक ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीविका में ट्रेनिंग करके हासिल की है। इसने देश का अभी बेसिक से शुरू करना चाहते हैं आपको, हमारे स्कूल का नाम हमारे एथलीट के लिए, तो ये बहुत जरूरी है। तो आज करें ही सर। हमारे यहाँ धीरे धीरे लोग भी जुड़ रहे हैं और इसको हम लोग लाइव भी करेंगे अपने फेसबुक पेज से। और हमारे बीच में धीरज है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी धीरज। हम चाहेंगे कि धीरज कुछ 2 शब्द बोले। धीरज बताइए कुछ, बोलिए। तो इस तरह से आपने देखा कि इसको 7-8 साल ट्रेनिंग करने के बाद जैसे मैंने बताया वैसे ही हम लोगों ने हर साल किया और नेशनल कोचिंग कैंप में भी इन्होंने भरपूर फायदा उठाया। जो हमारे स्पेशल ओलंपिक भारत द्वारा लगते हैं वहाँ के कोचेस ने भी बहुत मदद की।
लेकिन एक कंसिस्टेंसी जो हम लोग सिवाय रविवार के हम लोग इसको बिल्कुल रेस्ट नहीं देते थे और लगातार इसने ट्रेनिंग की और इस मुकाम पर पहुंचा। और बड़ी खुशी की बात है, मैं आपको बता दूं कि इसकी नौकरी भी लग गई है। और ऐसे हमारे 7 लड़के हैं, 7, जिसको हम लोगों ने पिछले वैसे तो मैं 37-38 साल से हूँ, लेकिन जब से हमारा स्कूल खुला है उसमें उसके 7 लड़कों ने वर्ल्ड गेम में अभी तक मेडल जीत चुके हैं और सबकी नौकरियां हो गई हैं और अपनी जीविका चला रहे हैं। और ये हमारी उपलब्धि है, ताकि इनको ट्रेनिंग करके समाज में इज्जत के साथ जोड़ दिया जाए, ताकि वहां पर इनको पूरी इज्जत मिले और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। संजीव। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में सर डॉक्टर शिवाजी सर भी जुड़ चुके हैं और हम चाहेंगे कि सर हमारे मेंटर हैं और बहुत ही काम किया है सर ने स्पेशल ओलंपिक्स में, बिहार में भी और इंटरनेशनल स्तर पे भी बहुत काम किया। और अभी वर्तमान में वो राज्य आयुक्त में सकता है और ऐसे पहले डिसेबिलिटी कमिश्नर है जिन्होंने जो RPWD एक्ट की जो जितनी भी धाराएं हैं, सेक्शंस हैं, उस सभी सेक्शंस को उन्होंने लागू किया है और वो बिहार ऐसा पहला राज्य है जो लागू करने वाला ये राज्य हो चुका है। तो हम चाहेंगे हमारे बीच में डॉक्टर शिवाजी सर है, 2 आशीर्वचन दे हम हमारे एथलीट्स को और हमारे बीच में सर। सभी को नमस्कार और खासकर अवतार सिंह जी को। एक्चुअली मेरे ऑफिस का बहुत सारा काम है, मैं सुन रहा था और काम भी अपना ऑफिस का कर रहा था। सभी को बहुत बहुत और बहुत बढ़िया मैं देख रहा हूँ। देखने से सुन तो नहीं पाया बहुत कुछ, लेकिन मैं देख रहा था और काफी अच्छा प्रोग्राम था और बहुत इंफॉर्मेटिव। और जो मैसेज मैं पढ़ रहा था, मैसेज से लग रहा है कि काफी लोग जो हैं आपके प्रोग्राम से बहुत बेनिफिटेड हुए हैं। और संदीप, इस तरह का कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया है लॉकडाउन सिचुएशन में, और इस तरह के खासकर स्पेशल जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो हम बस यही चाहेंगे कि हर लेवल पर लोग जितने कोच हैं या कम्युनिटी कोच हैं और हमारे स्पेशल एथलीट भी मैं देख रहा हूँ, तो इसको बीच में 3 महीने से लॉकडाउन के कारण जो हमको लगता है एक्टिविटीज जो है थोड़ा सा और प्लान करने की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज जो है कैसे। मेरा एक इम्पोर्टेंट फोन आ रहा है, मैं फिर बात करता हूँ। जी सर, धन्यवाद शिवाजी। संदीप, आप लास्ट वाला स्लाइड दिखा सकते हैं? यस सर। ये लेकिन सर उससे पहले एक अनाउंसमेंट है सभी के लिए कि आप लोग अपना नाम और अगर हो सके तो जो व्हाट्सएप यूज करते हैं वो मोबाइल नंबर अगर आप डाल देंगे तो हम लोग एक सर्टिफिकेट, आपने ये वेबिनार किया है उसके बिहाफ पे आपको वो हम लोग एक सर्टिफिकेट दे पाएंगे। तो चैट बॉक्स में अपना नाम और जो आप व्हाट्सएप यूज करते हैं वो मोबाइल नंबर लिख दीजिए चैट बॉक्स में। हम लोग आपको एक सर्टिफिकेट, ई सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। तब तक में हम लोग लास्ट वाला स्लाइड देखते हैं। सर नहीं, सर फ्री हो गए तो सर से बात। जी सर। हाँ, मैं बोल रहा था तो इस तरह के, और मैं एक जस्ट आप लोग जितने दर्शक हैं उसको एक प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा कि बाकी बेनिफिट्स तो आप सबसे ज्यादा हम लोग का अब होना चाहिए कि खेल कूद से तो हो ही रहा है, उसको सरकारी सुविधाओं से बेनिफिट दिलवाएं, उस पर काम करने की आवश्यकता है। हमको लगता है कि ये हमारे गार्जियन लोग मान लेते हैं हमारे पास जो है संसाधन है उसके लिए काफी है और फ्यूचर में देख लें, लेकिन सरकार के जो संसाधन जो उनको उनका राइट्स है, जो उनका हक है, उनको दिला। मैं देखा हूँ कि बहुत सारे लोग पेंशन के लिए अप्लाई नहीं किए, मैं बहुत देखा हूँ रेलवे कंसेशन के लिए नहीं किए हैं, या UDID कार्ड के लिए जो अप्लाई करना है, या अन्य बेनिफिट है, जैसे मनरेगा का जॉब कार्ड है, पानी पटाने वाला है, 17,700 रुपया करीब उसको 100 दिन का, अब तो 200 दिन का काम हो गया, तो 34,000 मोटा मोटी 200 दिन का काम मिल जाएगा। तो मैं जस्ट जितने लोग हैं, कितने लोगों ने अभी तक ये सारी सुविधा जो हमारे सुन भी रहे हैं, 60 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग जो है इस तरह की सुविधा ले पा रहे हैं। नहीं ले पा रहे हैं तो उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है। हम चाहते हैं सरकार के सिस्टम में आप कोई बेनिफिट लेंगे तो उनके रिकॉर्ड में आ जाएगी। तो मैं चाहता हूँ
कि सरकारी योजनाओं का लाभ ले। सरकार आजकल बहुत सारा कुछ कर रही है और इसके लिए एकदम प्लानिंग एकदम ग्रास रूट लेवल पर कर रहे हैं हम लोग। एक जस्ट मैं एक प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ हेलन केलर डे का, जो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, आप बिहार से बाहर भी हैं तो उस डे को मनाइए, क्योंकि हेलन केलर आप लोग जस्ट हम लोग इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। और थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर करूंगा कि हम लोग जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं वो क्या कार्यक्रम है। तो मैं शेयर करता हूं और इसको मिनिमाइज कर लेता हूं और ये लगाओ, या चालू है। ये हमारा वेबसाइट है। वेबसाइट में मैं सभी को बोलूंगा कि जब भी आपको लगे कि वेबसाइट में क्या है कि कंट्रास्ट वगैरह के भी हर दिव्यांग लोग के लिए बना हुआ है, और इस वेबसाइट में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और आपके जो कार्यक्रम रिलेटेड रहते हैं उसका भी बहुत सारा इसमें, इवन स्पोर्ट्स से संबंधित जो भी है बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो इनसे लें, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ ये 2 किताबें हैं कि अलग अलग राज्यादेशों का क्या प्रपत्र है, क्या फॉर्म्स हैं, उस पर अगर हो जाएं तो सबसे ऊपर देखिएगा वॉइस कंप्लेन का है। वॉइस कंप्लेन अपने नंबर पर कोई मोबाइल से अपना कंप्लेन कर सकते हैं। ऑनलाइन कंप्लेन है, इसको क्लिक करेंगे तो जहाँ बैठे हुए हैं, ये तो जो सारी चीजें हैं बिहार के लिए है, लेकिन अन्य राज्यों में भी इस तरह की चीजें हैं। जैसे कि यहाँ शिकायत कर, छोटी से छोटी चीजों को हम चाहेंगे कि, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि अपने मोबाइल से आप जो जहाँ चाहे वहीं से अगर आपको लग रहा है कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, यूडीआईडी कार्ड नहीं बन पाया, आपका पेंशन योजना नहीं हो पाया, रेलवे कंसेशन नहीं हो पाया, मनरेगा का जॉब कार्ड नहीं हुआ, पढ़ाई लिखाई में आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो अधिकार दिए हुए हैं, वोटिंग मान वोटर आईडी कार्ड, ईपिक कार्ड आपको नहीं मिल पाया है, तो ये सारा चीज जो है हर राज्यों में कंप्लेन की सिस्टम होती है। तो उस कंप्लेन के बारे में जाएं। दूसरा हम लोग हेलन केलर डे का बारे में बताना चाहेंगे कि जो हम लोग जो है ये आपदा, ये तो हमें दूसरे चीज आ गए हमारे पास। तो हेलन केलर डे के बारे में भी हम लोग ने अभी जस्ट आपको बताएंगे कि ये इस आयोजन को हमको सभी लोग को अपने अपने जगह करें। और बिहार सरकार जो है इस बार हेलन केलर डे 140वीं जयंती है। न्यूज क्लिप में आगे फोटो में थोड़ा आते हैं। तो इस 140वीं जयंती पर हम लोग कई मेगा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और लक्ष्य जो है कि हम लोग 51 लाख दिव्यांगजनों को जोड़ना है। तो उसी लक्ष्य को लेकर हम लोग चले हैं। और जो लोग बिहार के हैं उन सभी से आग्रह है, जो आप देख रहे हैं, आप अपने अपने स्तर से छोटा छोटा कार्यक्रम कर सकते हैं। 10-20 जो भी लोग हैं उस लोगों के साथ आप लोग जो है कार्यक्रम हो, जैसे कि वेबिनार आपने आयोजन किया, फेसबुक लाइव कार्यक्रम कर सकते हैं, ट्विटर पर पोस्ट डाल रही है। मैं यही दिखाना चाह रहा था कि हेलन केलर जयंती समारोह का है। तो आप ये देखिए कि इसमें पूरा दिए हुए है कि हम लोग छोटा सा इसको कर देते हैं। हाँ, तो इसमें लक्ष्य हम लोगों ने रखा है कि जैसे कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में सेक्शन 11 में दिया हुआ है कि जो दिव्यांगजन है वो अपने अधिकार का जो है कैसे उसको ये जो हेलन केलर जयंती समारोह उसमें ई कार्यशाला, वेबिनार है, ई संवाद है, ई न्यायालय है, वर्चुअल जागरूकता। इसमें इस वर्ष का हम लोग 27 जो है जून को हम लोग ने 11 बजे दिन से प्लान किया पूरे। और ये हम लोग ने ऑफिस लेवल पर कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि हर कोई अपने अपने लेवल पर करे। और इस वर्ष का हम लोग ने थीम रखा है हेलन केलर की। लगातार जब से मैं ज्वाइन किया हूँ प्रत्येक दिवस को मनाते हैं। और इस दिवस हम 2018 में भी हेलन केलर डे मनाया था। हेलन केलर नहीं, 21 प्रकार की जो दिव्यांग है, हर दिव्यांगों का दिवस मनाया जाता है। इसको 2019 में भी मनाया, 2020 में हम लोग जो है इस वर्ष का थीम हम लोग रखे हैं 100% दिव्यांगजन करे अपने मताधिकार का प्रयोग, सरल, सुगम, समावेशी और बाधा रहित मतदान। और दूसरा हम लोग ने थीम रखा है कि आरपीडी एक्ट 2016 में प्रदत्त अधिकार मिले बिहार के हर दिव्यांगजनों के द्वारा, यानी डोर स्टेप पर जो उनकी सुरक्षा, संरक्षण, भागीदारी, हिस्सेदारी और प्रोडक्टिव सिटीजन का वो मिले। लक्ष्य हम लोग ने रखा है 51 लाख। और इसमें देखें विभिन्न माध्यमों से है। और इसमें सहभागिता कौन है? अति गंभीर दिव्यांगजन, उनके अभिभावक, कानूनी अभिभावक, सरकार के अधिकारीगण, पुनर्वास रिहैब प्रोफेशनल्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, और सभी गांव, पंचायत, प्रखंड, सब डिवीजन, जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर पर जो हम लोग दिव्यांगजनों का एक
ग्रुप तैयार किए हैं, उस सब ग्रुप अपने अपने लेवल पर जो है इस आयोजन को करे और छोटा छोटा एक बताए कि कितने लोगों तक वो पहुंचे हैं, जिससे कि हम लोग ये बता सके कि हम हर डोर स्टेप पर पहुंचे हैं। इसी जानकारी के साथ मैं छोड़े जाऊंगा और आप लोग अपने काम को, मेरी शुभकामना है कि छोटा छोटा प्रयास से ही सफल होते हैं, कोई आदमी एक दिन में नहीं सफल होता है। और संदीप, मैं देख रहा हूँ कि लगातार आप छोटा छोटा प्रयास करते रहे हैं, बाकी लोग भी देख रहा हूँ कि अब छोटा, और बस मेरा कहना है कि हमारे साथ जितने सभी लोग लीडर हैं, हर कोई अपने आप को बड़ा इम्पैक्ट बना सकते हैं। जैसे आपको मालूम होगा पहले मेंटल रिटार्डेशन वर्ड बोला जाता था और हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन में कई बार आवाज उठाई, बाहर लेवल पर पूरी दुनिया में मुहिम चलाई, बैन द आर वर्ड चलाया और अंततः देखिए रिटार्डेशन जो वर्ड हट गया, अब इंटेलेक्चुअली डिसेबल आ गया। तो हम लोग सम्मानजनक भाषा का भी प्रयोग करें और उनको प्रोडक्टिव सिटीजन बनाने का मेरा लक्ष्य। आपने देखा है कि उस थीम में लिखा हुआ है सहभागिता, संरक्षा, सुरक्षा और प्रोडक्टिव सिटीजन, यानी उसको प्रोडक्टिव सिटीजन, हम आपके जैसे ही प्रोडक्टिव सिटीजन बनाना है। इस लक्ष्य को खेल भी एक महत्वपूर्ण भागीदारी है। फिर मेरे पास और फोन्स वगैरह आ रहे हैं क्योंकि हमारा तैयारी में लगा हुआ है। इसी के साथ आप लोगों को शुभकामना के साथ आप अपने कार्य माने वर्कशॉप को आगे कंटिन्यू करें, वेबिनार को, और मेरी पूरी शुभकामना। मैं बीच बीच में आपको सुनता रहूंगा। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद शिवाजी। संदीप जी, आप लास्ट वाला जो स्लाइड है उसको करके फिर हम लोग इसको कंप्लीट करने की ओर बढ़ेंगे। हाँ, यही है लास्ट। जी जी सर। और कुछ क्वेश्चन करने हो? कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए रिलेटेड टू बेसिक फिटनेस, और जो सर ने बताया है कि कैसे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तक पहुंच सकते हैं, उसमें कोई अगर आपको कोई परेशानी या क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। सर यहीं पे हैं और हम लोग उसको जवाब देंगे। सर उसका जवाब देंगे। स्टॉप करें सर। अगर कोई क्वेश्चन है तो। और सर एक बस छोटा सा एक और नोट देना चाहूंगा, जो अभी सर ने बताया, शिवाजी सर ने बताया कि हेलन केलर डे मना रहे हैं, तो ये इसलिए, ये सिर्फ एक डे नहीं है सर, ये एक बहुत बड़ा मिसाल है कि एक डेफ ब्लाइंड महिला तो सुन भी नहीं सकती हैं, देख भी नहीं सकती हैं, जो कि बहुत बड़ा सेंस और होता है किसी आदमी के लिए या किसी इंसान के लिए, जिससे ही वो कुछ समझ सकता है। या फिर भी उन्होंने समझा और इस दुनिया बहुत सारे बुक्स लिखे, उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि की, तो बहुत ही लगन और ये मेहनत का ये बोल सकते हैं कि एक दिन है। तो ये इससे इंस्पिरेशन लिया जा सकता है और हम लोग बच्चों को ये बता सकते हैं, अपने एथलीट्स को या जो ऐसे दिव्यांगजन है जिनको, जो बहुत ही मायूस है और अक्सर वो मायूस रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको एक अपने अंदर कमी सा महसूस होता रहता है। ये दिन मनाने और उनका कहानी या उनके स्टोरी को शेयर करके हम उनको ये बता सकते हैं कि वो बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इसलिए नहीं है कि कुछ उनमें वो तो डिफरेंट एबिलिटी, कुछ एबिलिटीज उनमें कुछ नहीं है, लेकिन वो डिफरेंटली एबल्ड है, उनमें बहुत सी कुछ और भी असीम संभावना है जो उसको विकसित कर सकते हैं और अपने मकाम को हासिल कर सकते हैं। तो सबसे आग्रह है, हम चाहेंगे अवतार सर की उसको आगे ले जाइए और क्वेश्चन आंसर, अगर किसी का क्वेश्चन है तो सर क्वेश्चन आ रहा है, स्टडी मटेरियल को ग्रुप में शेयर कर देंगे हम लोग सर। एक क्वेश्चन है सर, ओप्पो, आई डोंट नो उनका नाम क्या है, वो बोल रहे हैं सर जो स्टेज 2 है उसमें हम कैरी ऑन नहीं रख सकते आफ्टर 3 months ऑल्सो, ऐसा कुछ उनका सुझाव है या क्वेश्चन क्या है सर, आप थोड़ा इस पे प्रकाश डालेंगे? देखिए, जो संजीव, जो नए एथलीट्स हैं, वो अगर आप स्पेसिफिक है किसी कंपटीशन के इतने देर बाद होगा तो उसके हिसाब से ये 6 महीने से 8 महीने भी कर सकते हैं, 1 साल भी कर सकते हैं। और उस स्टेज में जो पहला स्टेज है उसको 4 महीना करके, दूसरे स्टेज को 3 महीना करके, और उसको फाइनल को, ये फ्लेक्सिबल है, आप कर सकते हैं। लेकिन एक कैप्सूल दिया, एक एग्जांपल दिया है
आप उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी होता है कि जब हम लोगों ने टारगेट नेशनल इस समय होनी है, पोस्टपोन्ड हो जाती है, उस समय एथलीट क्या करेगा, उस समय तो वो सेकंड स्टेज बढ़ाना ही पड़ेगा उसको। अच्छा सवाल है ये, आप उसको बढ़ा घटा सकते हैं और उसकी कैपेसिटी देखते हुए आगे पीछे कर सकते हैं। जी सर, अभी वही लॉकडाउन का सिचुएशन वही बता रहा है सर कि बहुत सारे ओलंपिक्स गेम्स थी, पैरालंपिक्स थी, इवन स्पेशल ओलंपिक्स के भी बहुत सारे इवेंट्स थे जिसको कैंसिल करना पड़ा है और एथलीट्स तैयारी कर रहे थे सर। तो उन लोगों को के लिए भी कुछ टिप्स देना चाहेंगे सर, ये मेरे तरफ सवाल है, क्या कर सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल संदीप, हम लोग वही कर रहे हैं। अभी हम लोग कोई भी क्वालिटी वर्क नहीं कर रहे हैं, एक बेसिक फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं और वेरी हाई वॉल्यूम उनको जितना हो सके करा रहे हैं। और क्वालिटी वर्क बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें स्टेट ऑफ फटीग जल्दी आ जाता है, फिर उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगती है कुछ दिन के बाद। तो अभी सिर्फ उनको फिट रख रहे हैं ताकि जब जरूरत पड़े तब वो कंपटीशन के सामने आकर अपना एक्सप्लोजन दिखा सके और जीत सके। जी जी सर, अगला क्वेश्चन है सर, महेश कुमार है, एसओबी सिद्धार्थ करके हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या विशेष छात्रों को सूक्ष्म व्यायाम के साथ योग विद्या का भी अभ्यास कराया जा सकता है? 40 या 45 मिनट अभ्यास के बाद डाइटिंग के संबंध में क्या क्या बर्ताव किया जा सकता है? ये इनका क्वेश्चन है, डाइटिंग से पूछ रहे हैं और सूक्ष्म व्यायाम के बारे में पूछ रहे हैं सर। देखिए योगा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसका वो ज्यादा फ्रूटफुल तब हो जाता है जब आपका शरीर अच्छी तरह से वार्म्ड अप है। जैसे स्वामी रामदेव जी ने भी बताया, पहले आपके शरीर को कुछ एरोबिक नेचर एक्टिविटी से आप वार्म कर लें, उसके बाद योगा करें, तो उसका बेनिफिट बहुत मल्टीपल हो जाता है, बहुत अच्छा होता है। और उसमें जो स्ट्रेचिंग वगैरह है, आप जितनी कर सकते थे उससे ज्यादा भी स्ट्रेचिंग कर पाएंगे। आप इसको करके देखिएगा, ऐसा होता है। और ये तो एक माइंड सूदिंग की भी गेम है और इसमें हर एक चीज की क्षमता बढ़ती है। मेरा सुझाव यही है कि ये तो योगा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर बॉडी वार्म अप करके किया जाए तो उसका ज्यादा लाभ मिल सकता है। डाइट के बारे में, डाइट जो भी हो, अगर वो एथलीट बहुत वर्ल्ड लेवल का या एशिया लेवल का या नेशनल लेवल का नहीं है, तो साधारण डाइट जो भी वो खा रहा है उसी को अगर वो चबाने में चबाना दुगना कर दे, वही वाइट डाइट का, सिंपल डाइट का भी फायदा कई गुना बढ़ जाता है। और डाइट के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि थोड़ा सा इससे बाहर हो जाता है। तो डाइट के लिए आप सिंपल डाइट ही रखिए और ज़्यादा चबाइए, यही मेरा सुझाव है। हमारे साथ सर, हमारे बीच में एक साइकिलिस्ट भी है, वो पूछ रहे हैं साइकिलिंग फिटनेस के लिए कोई स्पेशल एक्सरसाइज या कुछ बताना चाहेंगे सर आप? हाँ, साइकिलिंग के लिए दो चीज बहुत बुनियादी चीजें हैं। एक तो अगर आप साइकिल पर फिटनेस कर रहे हैं तो करेक्ट साइकिल का होना बहुत जरूरी है। आपके सीट की हाइट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने लोअर लिम्स का पूरा फायदा ले सकें, इसके लिए सीट की हाइट बहुत जरूरी है। करेक्ट फ्रेम होना बहुत जरूरी है। और ये तो जरूरी है ही। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि डाइट समझ लीजिए या हाई वॉल्यूम प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार क्वेश्चन एक बार और रिपीट करेंगे संदीप? साइकिलिंग फिटनेस के लिए कोई एक्सरसाइज वो पूछ रहे हैं, साइकिल पे फिटनेस के लिए सर। हाँ, देखिए साइकिलिंग फिटनेस के लिए साइकिलिंग में दो बहुत बड़े मसल जो इन्वॉल्व होते हैं, उसमें जितनी भी पीठ की और पेट की एक्सरसाइजेज हैं, बैक और स्टमक, ये बड़े मसल्स है, इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है।
पैर तो अपने से स्ट्रांग होते हैं जब साइकिलिंग करता है, लेकिन पेट और पीठ के मसल को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। उसमें एरोबिक नेचर की जो योगा की कुछ एक्सरसाइजें बहुत हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि वो साइकिलिंग में आप देखें ऊपर की बॉडी स्टेशनरी होती है, नीचे की बॉडी चलती है। तो इसमें आइसोमेट्रिक टाइप की जो एक्सरसाइजेज हैं, जो मतलब किसी प्रेशर को होल्ड करके रखना, वो अपर लिम्स के लिए वो बहुत जरूरी है, और लोअर लिम्ब के लिए फ्लेक्सिबल टाइप की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी एक और क्वेश्चन आया है सर, महेश कुमार है वो पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन के समय में एथलीट को हैंडबॉल का अभ्यास कैसे करवाया जाए। देखिए, हैंडबॉल का लॉकडाउन के टाइम में दो चीजें मेरे जहन में आ रही है इस समय। हम एक्चुअली तैयार नहीं था इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ये पासिंग और रिसीविंग की प्रैक्टिस अगर एथलीट अच्छी तरह से कर ले, और वो कैसे हो सकती है, अगर कोई पार्टनर मिलता है, घर का कोई मेंबर मिलता है, तो पास ऊपर नीचे पैरों के पास बॉल फेंकना, सिर के ऊपर से फेंकना, इधर दायां फेंकना बायां फेंकना, उसको पकड़ना और पकड़ के तुरंत रिलीज करना, ये पासिंग की तो प्रैक्टिस कर ही सकता है। अगर कोई नहीं है तो दीवार में मार कर उसको पकड़ना सीखे और उसको रिसीव करना सीखे, और तुरंत मार के फिर उसको पकड़ना सीखे। इस तरह की जैसे शेडो प्रैक्टिस होती है, वो उसके लिए जरूरी है। क्योंकि हाँ, और दौड़ते समय बॉल को रिसीव करना, पीछे हटते समय बॉल को रिसीव करना। शूटिंग के लिए अगर आप एक बॉल में पेन से ही दाग लगा लें जितना गोल पोस्ट होता है, और उसके कोने कोने में, दोनों कोनों में अगर एक एक फुट का स्क्वायर बना दें, और कोशिश करें कि डी के बाहर से उसी स्क्वायर में मारें आप, जो कि गोलकीपर के लिए पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। हम लोगों ने ऐसे ही प्रैक्टिस कराई थी, और हमारे एथलीट्स ने बहुत अच्छा किया था। हम लोग गोल पोस्ट बना करके उसके कोने में कैडबरी चॉकलेट रख देते थे, और उसको बोलते थे एथलीट को कि आप 30 शॉट के अंदर उस कैडबरी को मारो और ले लो। तो उसको लेने के लालच में आप विश्वास नहीं करेंगे, 30 क्या 40, 50, 100 को थ्रो करते जाते थे, जब तक उनको कैडबरी हासिल नहीं हो जाती थी। और इस तरह से क्वालिटी हैंडबॉल की ट्रेनिंग घर में करा सकते हैं। लेकिन ये क्वालिटी का काम है, इसमें हाई इंटेंसिटी का काम है। इसमें जब नजदीक हो कंपटीशन तब ज्यादा करना चाहिए। हाँ, पासिंग की आप प्रैक्टिस घर में कर सकते हैं इस लॉकडाउन कंडीशन में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बस लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सर हम लोग। एक क्वेश्चन आया है कि वो आपके सजेशन चाहते हैं स्टेरॉइड के बारे में, गुड है हेल्थ के लिए या बैड है सर? स्टेरॉइड, अगर आप कमजोर हो गए हैं, बिल्कुल आप किसी बीमारी से अगर आप चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, उस समय स्टेरॉइड डॉक्टर के परमिशन से आप जरूर ले सकते हैं। लेकिन ये बहुत घातक होता है। स्टेरॉइड आप नहीं ले सकते हैं, और ना ही आप बच्चों को दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। और इससे जो परिणाम होते हैं, मैंने आपको डर्बी घोड़े का एग्जांपल दिया था। जब घोड़े, कई लोग घोड़ों को इंजेक्शन दे देते हैं, ड्रग दे देते हैं, और उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही एक बड़ी लंबी रेस में किसी ने ड्रग रनर को दे दिया था। वो ग्राउंड में दौड़ने के बजाय वो सीढ़ियों के और पब्लिक के बीच में दौड़ना चालू कर दिया, और उसको जब रोकने गए तो लोगों ने मना कर दिया, नहीं इसको मत रोकिए। उसके डॉक्टर ने मना कर दिए कि अगर इसको ड्रग में है, अगर इसको रोका तो मर जाएगा। तो ये इसको बिल्कुल हम लोग इनकरेज नहीं करते। और जो ड्रग लेता है, संदीप जी आपको मैं बता दूं, उसकी परफॉर्मेंस 1, 2 या 3 साल तक रहती है, उससे ज्यादा परफॉर्म नहीं कर सकता। वो गुलाम हो जाता है और उसको नहीं करना है। लेकिन जिसकी कंसिस्टेंसी अच्छी है, 5, 6, 7, 8 साल तक परफॉर्मेंस देनी है, वो कभी ड्रग नहीं लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक नोट पे भी छोड़ूंगा कि सेफ स्पोर्ट्स का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सेफ स्पोर्ट्स में उसमें ड्रग्स नहीं आता, और बहुत सारा बाडा नाडा यहाँ पे लगता है। बीइंग ए पैरालंपिक्स एथलीट, जब मैं भी पैरालंपिक्स में जाता हूँ तो आपका वो पहले टेस्ट करते हैं। आजकल तो ऐसा है कि अगर आप छोटा सा भी कोई ऐसा जो सर्दी या बुखार में दवा ले लेते, वो भी आ जाता है और आपको डिस्पेल कर जा सकता है, आप गेम में नहीं जा पाएंगे। और कितने भी एथलीट्स को मैंने देखा है कि वहां पे वो गए हैं और बस वो घूम रहे हैं वहां पे बस इंटरनेशनली। तो ये इसको प्रोहिबिट ही करेंगे, इसको करना ही नहीं, और ना अपने एथलीट्स को सिखाना है, ना खुद भी ये इसको इस्तेमाल में लाना है।
संदीप बिल्कुल ठीक कहा आपने। ड्रग तो देखिए इंडिविजुअल इवेंट में भी चलिए, आपने ड्रग आप लेते हुए आपको टेस्ट हुआ, आपको आइसोलेट कर दिया, आपको निकाल दिया गया, आप नहीं पार्टिसिपेट। लेकिन मुश्किल तब होती है जब टीमें खेलती हैं। फुटबॉल टीम मान लीजिए फाइनल में आ गई और उस टीम में एक लड़के ने ड्रग लिया है, तो वो पूरी टीम फाइनल में आ गई है, एक लड़के के चलते उसको पूरी टीम बैन हो जाती है और वो पीछे कितनी टीमों को बीट करती हुई आई है उसका पता नहीं है, तो उनका फेट सारा खराब हो जाता है। इसीलिए ड्रग बिल्कुल नहीं कर। देखिए पैरालंपिक में तो समझते हैं लोग, वो जानबूझकर लेते हैं और पकड़े गए तो निकल जाते हैं। टीमों में खास करके कोच का ड्यूटी है कि ऐसा ना करने दे। और उससे भयानक स्पेशल ओलंपिक में है जो सैंड बैगिंग करते हैं। लड़के को बोलते हैं कि आप आस्ते दौड़ो हीट में और फाइनल में जीत लेना, और वो 10% पर 15% अपनी एबिलिटी से ज्यादा क्षमता दिखाते हैं तो वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। ऐसे हमारे स्पेशल एथलीट बहुत बाहर हुए हैं और वो ड्रग से कम नहीं है। मैं हर कोच को सजेशन देता हूं कि कभी इस तरह की चीज एथलीट के जहन में मत डालिए कि आप पहले आस्ते दौड़ो और बाद में तेज दौड़ करके आप जीत जाओ। देखिए जमशेदपुर में जब साइकिलिंग हुई थी, क्या मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, समय है? जी सर। जमशेदपुर में साइकिलिंग हुई थी तो यहाँ पर किसी मिनिस्टर की विजिट थी, तो रोड सारी ब्लॉक कर दी गई जहां पर कंपटीशन होता था, और ये सडनली हुआ था। तो हम लोग प्रिलिमिनरी करा चुके थे। संदीप मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को, मैंने अपनी डिसीजन लिया था कि हम लोग जो प्रिलिमिनरी है उसी के आधार पर हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड दे देंगे। इससे बहुत स्टेट को बहुत मुश्किल हुई, बहुत अच्छे स्टेट को मुश्किल हुई, क्योंकि हो सकता है उन्होंने ये चीज की हो ताकि इसमें तो हम लोग धीरे किए तो उसमें बाद में जीत जाएंगे। और हम लोग का उस समय बहुत पुरानी बात है, 15% का रूल उतना हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते थे, बहुत मुश्किल हुई, बहुत गालियां सुननी पड़ी, लेकिन दैट वाज द परफेक्ट डिसीजन। जिन्होंने ड्रग के समान जो वेल फंक्शनिंग की है वो बाहर हो गए और अच्छे लड़के जो जेन्युइन थे वो जीते। ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उम्मीद है आपको इससे लाभ हुआ होगा। जी सर। हाँ, अब हम लोग बात कर रहे थे मैक्सिमम एफर्ट रूल की। स्पेशल ओलंपिक्स में क्या है कि प्रिलिमिनरीज होती है, उनका स्कोर लिया जाता है, और जब फाइनल्स होता है और अगर आप उसमें आपने जो पिछला जो अपना परफॉर्मेंस दिया उससे अगर 15% ज्यादा आप एफर्ट लगाते हैं या ज्यादा आप उस टाइमिंग अपना जो एबिलिटीज को इम्प्रूव कर लेते हैं तो आप डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है एथलीट का। और कभी कभी कोचेस पे भी हम लोग ये बैन होता है, और हम लोग देखते हैं एथलीट्स दौड़ रहा है और बढ़िया किया और वो आया ही नहीं रिजल्ट में, तो बाद में पता चलता है कि वो 15% का जो मैक्सिमम एफर्ट रूल है उसको लागू किया जाता है। तो हम लोग भी बीइंग अ कोच या स्पेशल ओलंपिक्स कोच, हम लोग को इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए अगर हम जानते हैं तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बहुत ही बढ़िया था सर, और इसको हम लोग इस सीरीज को और बढ़ाते जाएंगे और भी नए नए वेबिनार्स करते जाएंगे। हम लोग जब भी हम लोग को टाइम मिलेगा हम लोग अपने रिसोर्स पर्सन से और भी जो लोग स्पेशल ओलंपिक्स में जो एक्सपर्ट्स है उनसे बात करेंगे और इसको हम लोग करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम धन्यवाद चाहेंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवाजी कुमार सर, और आज के हमारे उससे भी स्पेशल गेस्ट हमारे बीच में एन साई कृष्णा। उनको बहुत बहुत बधाई है मेडल जीतने के लिए। उनको बहुत बहुत हम लोग के लिए इंस्पिरेशन है। 7.5 साल का लंबा समय और वो जीते हैं। मेरे पास भी एक छोटा सा स्टोरी है। मेरे पास एक एथलीट है बहुत ही हाइपर है, और जब जो हाइपर एथलीट होते हैं और जो लोअर एबिलिटी के होते हैं उनको जंपिंग में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। 3 साल लगा है मुझे, और कल मैं बता दूं कल वो लड़का दोनों पैर से
जम कर पा रहा है एक स्टेप पे, और दूसरे वो रजत नाम है उसका एथलीट का, और वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है पैरालंपिक्स में, इंडिविजुअल 10 किलोमीटर का वो रनर है, और वो अब स्टेयर पे जंप कर लिया। 3 साल लगे मुझे सिर्फ जंप कराने में, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, ये इम्प्रूवमेंट है एक। और तो एन साई कृष्णा को बहुत बहुत बधाई है हमारे स्पेशल ओलंपिक्स बिहार की तरफ से, और सभी जो पटनी यहाँ पे हमारे एथलीट्स हैं उनकी तरफ से, और स्पेशली सर डॉक्टर अवतार सिंह सर को, कि वो हमारे रिक्वेस्ट पे सर आपने ये दिया है, ये बहुत ही बढ़िया था। बेसिक्स ऑफ फिटनेस, अभी का जो लाइफ स्टाइल है और जो आपने फिटनेस का बताया सर, इसको हम लोग अपने सिबलिंग्स को, जो एथलीट्स के साथ उनके पेरेंट्स को, वॉलंटियर्स को, हमारे कोचेस को प्रैक्टिस करना चाहिए इस हिसाब से, ताकि वो अपने जो लाइफ का एक्सपेक्टेंसी उसे बढ़ा सके। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और अवतार सर को भी हम चाहेंगे सर, अवतार सर अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल के हम लोग इसको खत्म करेंगे सर। हाँ संदीप, मैं धन्यवाद सबसे पहले स्पेशल ओलंपिक भारत बिहार को करना चाहता हूँ। डॉक्टर शिवाजी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जब झारखंड की फॉर्मेशन हुई थी 2001 या 2 में हुई थी, उसके पहले झारखंड नहीं था, हम लोग बिहार का ही हिस्सा थे। और उस समय जो शिवाजी ने मुझे एक्सपोजर दिया, झारखंड के बिहार के कई एथलीटों को और कोचेस को बनाने का मौका दिया, और उसमें से आप एक हैं। मैं आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ, आपकी एक्टिविटीज को क्लोजली मॉनिटर करता हूँ। हमें बड़ी खुशी होती है कि आपने हम लोगों के भी सुझाव लेकर के, और आप समाज को जो इतना अच्छा योगदान दे रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। इसके साथ ही मैं आप एन साई कृष्णा और हमारी श्रीमती जो नेशनल ट्रेनर है स्पेशल ओलंपिक भारत की, उनकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। और इनको मैं आजकल साथ रखता हूं, क्योंकि कभी कभी मैं गलत बोलता हूं तो पीछे से छुट्टी काट देती है कि गलत बोल रहे हैं, तो इसीलिए उनको साथ रखता हूं, और ये भी आपको धन्यवाद करना चाहती है। धन्यवाद संदीप जी एंड शिवाजी, पुराना आपके साथ हम लोग का रिश्ता है, और आज हम देखते हैं जब आप लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत खुशी होती है। ऐसे जो स्पेशल बच्चों के साथ ज्यादा दिल से जुड़ा रखते हैं, ऐसे लोग बहुत कम है सोसाइटी में, क्योंकि सब चाहते हैं कि मेरा नाम हो और शॉर्टकट चाहते हैं, लेकिन जो आप लोग काम कर रहे हैं बहुत खूब है, और इस लॉकडाउन में आप लोग तंदुरुस्त रहें, खुश रहें और ऐसे काम करते रहें। धन्यवाद जी। नमस्कार शिवाजी सर। जी थैंक यू सो मच सर। हम लोग अब इसको क्लोज करेंगे, और हम आशा करते हैं आप लोगों ने अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर चैट बॉक्स में लिखा है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग आपको सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत। और एन साई कृष्णा को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, लव यू, बाय।